चलो जीएसटी यूनिट 1 में फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो मैंने सेंड किया था और कई सारे पॉइंट्स सिलेबस में कैंसिल हो गए हैं। अब जीएसटी में कॉलेज की पीडीएफ में एक क्वेश्चन जो है वो समराइज फॉर्म में दिया है पूरा, जो टेम्पलेट में बहुत लेंथी है, तो मैं ये कॉलेज की पीडीएफ में से चला रहा हूँ। हिस्ट्री और जीनेसिस ऑफ द जीएसटी हमारे टेम्पलेट में है ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, अब सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स जो आगे थे क्वेश्चन 4, 5 वो सिलेबस में है नहीं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन 6 जीनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी उसकी हिस्ट्री क्या है। तो 2000 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, ये अपने पैम्पलेट में पूरा है लेकिन वो बहुत लेंथी है। सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन देखो, इन 2000 बराबर। तो इन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो बीजेपी गवर्नमेंट के थे, mooted the concept of GST and set up a committee to design the GST। यानी 2000 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। Then in 2003 the CG यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म अ टास्क फोर्स अंडर द विजय केलकर, यानी 2003 में विजय केलकर कमेटी बनी, टास्क फोर्स यानी कमेटी बनाई। 2004 में ये कमेटी ने पूरा स्टडी करके एक मॉडल तैयार किया प्रिलिमिनरी लेवल पर। आइडिया ऑफ द फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी was mooted by Kelkar task force based on weight. Task force was headed by Vijay Kelkar, who was advisor to the finance ministry. फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो एडवाइजर थे विजय केलकर। उन्होंने सब टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको कंबाइन करके एक टैक्स की रिकमेंडेशन किया था 2003 में। 2004 में 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री चिदम्बरम announced that GST would be introduced from 1st April 2010। 6-7 के बजट में 2006 और 7 उसके बजट में फिर चिदम्बरम यानी कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2004 से, तो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और डिक्लेयर किया जीएसटी विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st अप्रैल 2010। लेकिन 2010 में बीजेपी ने ही ओपोज किया था कि भाई जीएसटी तो इंडिया में आना ही नहीं चाहिए वरना छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और आफ्टर रूलिंग बीजेपी ने ही इंट्रोड्यूस किया जीएसटी बिना कोई विकास ही संभव नहीं है। देखो सत्ता से पहले और सत्ता के बाद कितना चेंज आ जाता है। (2011) में मार्च, इसमें भी है 2011 में एकदम लेती है ये। 2011 में द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2011 was introduced in Lok Sabha to give the concurrent taxing powers to the union and states। The bill was subsequently lapsed यानी कैंसिल कर दिया, ऑपोज हुआ कि भाई सभी बिल रिकमेंडेशंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा तो बीजेपी को लगा कि पावर्स क्या रहेगा हमारे पास भी, तो जीएसटी वो ऑपोज ही करते थे उस टाइम। मार्च 13 GSTA, a not for profit or not government organization and private limited companies was incorporated, named Goods and Service Tax Network as specially purpose vehicle to provide IT infrastructure। यानी जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह सब, वेबसाइट, पोर्टल ये सब करना था, तो जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर चालू करने के लिए ये कंपनियां एस्टैब्लिश की। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड, और उसका नाम था GSTN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। 2014 जब नरेंद्र मोदी आ गए थे गवर्नमेंट में,
द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 सीकिंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी। देखो 2014 में दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि भाई अब जीएसटी लाना ही है हमें। 6 May 15 the constitution amendment bill was passed by लोकसभा। लोकसभा में बिल पास हो गया 6 May 15 को। क्यों? क्योंकि लोकसभा में आसानी से पास हो सकता था क्योंकि बीजेपी की लोकसभा में मेजोरिटी थी, लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं होता था क्योंकि बीजेपी ने क्या रेकमेंड किया था पता है? अब ये ध्यान से देखो, बीजेपी ने बोला था 40% तक हम टैक्स ले सकते हैं, हाईएस्ट टैक्स रेट ऑफ जीएसटी वुड बी 40%। कांग्रेस और अदर पार्टीज अपोज कि भाई इतना ज्यादा तो आप टैक्स नहीं ले सकते पब्लिक से, मैक्सिमम। कांग्रेस ने जब ये बिल प्रपोज किया था तो उसमें मैक्सिमम रेट सिर्फ 18% था, यानी 18% ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट था, यानी हमसे मैक्सिमम 18% ले सकते, 18, 12, 5 जो भी स्लैब थे। लेकिन बीजेपी ने 40% का प्रपोजल रख दिया तो लूटो, लेकिन ये अपोज हुआ राज्यसभा में। उस टाइम बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ और सेटलमेंट हुआ बड़ी सब पार्टियों का मिलकर 28% हाईएस्ट रेट है जीएसटी का। August 16 it was passed by राज्यसभा on 3 August 16 with some changes। जो मैं चेंजेस बोला वो चेंजेस करना पड़ा। 8 अगस्त को चेंजेस मेड विद अनएनिमसली पास बाय द लोकसभा ऑन 8 अगस्त। फिर से लोकसभा में पास, प्रोसीजर से बिल लोकसभा में पास करो, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, अगर वहां पर भी पास हो गया, कोई मॉडिफिकेशन के बिना पास हो गया, उसके बाद फाइनल प्रेसिडेंट सर जो राष्ट्रपति उनकी सिग्नेचर। और 8 September 16 आफ्टर बिल वाज एडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, बिल पास हो गया। और 1 जुलाई 17 से, याद रखना ये डेट आ सकती है, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, एप्लीकेबल हुआ यार, बराबर। तो ये पूरी समरी बनाकर दी है, इसमें मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा कॉलेज की, और सिर्फ ये पॉइंट ही कॉलेज में ये समराइज में दिए, बाकी सब पॉइंट्स है अपने में। अब पॉइंट नंबर हमारे कैंडिडेट में पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी से आने से पहले वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर विद द क्रेडिट ऑफ टैक्स पे। इसमें भी क्रेडिट मिलती थी, हमने जो परचेज के टाइम टैक्स पे किया था वो उसकी क्रेडिट मिलेगी, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी की जगह नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स था। इन अ नेटशेल ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स। जो वैल्यू जितनी बढ़ती है, सपोज मैंने परचेस, वो 100 वाला एग्जांपल, मैंने 100 में परचेस किया, उस पर 10 रुपीज जीएसटी पे कर दिया, उस टाइम वेट पे किया, उस अब मैंने 1 प्रोसेस करके 150 में सेल किया, यानी 100 की वैल्यू 150 हो गई, वैल्यू एडिशन 50 रुपीज, तो गवर्नमेंट को सिर्फ 5 रुपया ही देना है टैक्स, 50 रुपया पर 10%, 5% ही पे करना है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, मैन्युफैक्चरर से परचेस करेगा स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट विल पे टैक्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर अल्टीमेटली डिपॉजिट दिस टैक्स अमाउंट विद द गवर्नमेंट। स्टॉकिस्ट विल सेल टू द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पे करेगा मैन्युफैक्चरर स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट पे करेगा गवर्नमेंट को, यानी हर एक स्टेज पर क्रेडिट मिलती है, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर को ये बेयर करना होता है। टैक्स इंसिडेंस इज टू बी अल्टीमेटली बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, ये बोल दिया मैंने। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग, ये क्रेडिट लेना, पर्पस क्रेडिट का ये था, क्रेडिट देने का कि डबल टैक्सेशन ना हो जाए, इसलिए क्योंकि पहले हमने 100 पर टैक्स पे किया था 10 रुपीज,
अब हमने 150 प्रोसेस करके 150 वैल्यू करके बेची, तो 150 पर टैक्स अगर पे करेंगे 15 रुपीज़, तो पहले 100 में तो ऑलरेडी हमने 10 रुपीज़ पे किया है, 150 में 100 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये 100 पर 2 बार टैक्स हो जाता है, तो इसीलिए क्रेडिट दिया जाता है। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, तो पहले क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड या यूनिफॉर्म, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ रेट ऑफ जीएसटी विल बी सेम, यूनिफॉर्म मार्केट हो जाएगा। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, क्रेडिट इसलिए दिया जाता है कि डबल टैक्सेशन ना हो। एलिमिनेशन ऑफ डाउट डबल टैक्सेशन एंड रिमूवल ऑफ मेनी इनडायरेक्ट टैक्स, डबल टैक्सेशन का तो ऊपर भी पॉइंट आया, कितने सारे टैक्स थे उसको मर्ज करके एक ही टैक्स कर दिया, इसीलिए उन लोगों ने स्लोगन दिया था वन नेशन वन टैक्स। Boost to the Make in India initiative and sales lower cost due to reduce the taxation. कितने सारे टैक्स में से अब एक टैक्स रहा, इसलिए इंडिया में अगर प्रोडक्शन करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो मेक इन इंडिया का उसको बूस्ट मिला, बढ़ावा मिला। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑब्वियसली गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ गई, क्योंकि पहले क्या था पता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करो तो टैक्स पे करना था इंडिया में मैन्युफैक्चर, अभी तो क्या है सप्लाई जितनी बार करते जाओ टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ने लगी, अभी लास्ट क्वार्टर में देखो हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी का 1,42,000 करोड़, फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है पैसा नहीं है। इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है, तो लोग एक्सपोर्ट करने लगेंगे, एंड thus जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट डाउन हुई है। एग्जाम्पल मैंने करवा लिए है बराबर, उसके बाद ये सब आ गया, डेफिनेशन एग्रीगेट करना होगा। जीएसटी का बेनिफिट्स पेज नंबर 13 में है, पेज नंबर 13। अभी वो मैंने यूनिट 2 में लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें पेज नंबर 12 इसमें देखो, तो वही पॉइंट्स थे कि 10 लाख की लिमिट कहाँ पर है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा बराबर, तो ये सिर्फ पेज नंबर 12 में ये देख रहे हैं। 20 लाख की लिमिट कहाँ पर है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सब था उसमें, इसमें भी देख रहे हैं। और सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल एंड अदर स्टेट्स। सेंट्रल से डिस्कस द टैक्सेस सबमिटेड इन जीएसटी, जीएसटी में कितने टैक्स मर्ज हो गए, तो सेंट्रल टैक्सेस जो थे उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन अकाउंट, सीबीडी यानी कस्टम वैली ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल सीबीडी स्पेशल कस्टम वैली ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज, ये सब मिलाकर एक जीएसटी में आ गया। और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स कौन से थे, तो स्टेट सरचार्ज एंड सेल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स थे जो लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स यानी वो ऑक्ट्रॉय टैक्स, अब ऑक्ट्रॉय नाका नहीं है देखो, वेट, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये सब मिलाकर जीएसटी में आ गया। इसमें
क्वेश्चन 16 सॉरी पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 सब डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जीएसटी सिलेबस भी खत्म, आईटीआरपी खत्म, मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म है बराबर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आई थिंक थियरी थोड़ी बाकी है यूनिट 1 में, वो तो इंट्रोडक्शन है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं इतना। और कंपनी फाइनल में लॉन्ग एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है, 7 पेज के सॉल्यूशन वाले एग्जाम्पल है जो सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ 1-1.5 पेज की थियरी है सिर्फ बराबर। पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 14 यूनिट 1 एक्सप्लेन द सम फीचर्स डेफिनेशंस गुड्स। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, माइंडेड मूवेबल बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी आरबीआई बॉन्ड ये सब गुड्स नहीं हो सकते, डिवेंचर्स नहीं, मनी नहीं, बट इंक्लूड्स auctionable claim, growing crops, grass and things attached to and forming part of them which are agreed to be severed before supply, यानी आप क्रॉप्स तैयार करते हो, सप्लाई से पहले वो जमीन से अलग करते हो, हार्वेस्टिंग करके, कटिंग करके सेंड करते हो, ये सब गुड्स में कवर्ड है। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी, although various courts have held that term goods include actionable claim, weight loss as a trade practice, actionable claim were kept outside the taxation under the current law. Now GST seeks to change the understanding by including GST, but includes exception to money, यानी मनी और सिक्योरिटीज नहीं है बराबर। Actionable claim other than lottery, betting, gambling will not be treated as a supply of the goods or service by virtue of Schedule 3, यानी actionable claim, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग ये सब सप्लाई गुड्स के और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इंटेंजिबल लाइक लाइसेंस, कॉपीराइट्स, कार्बन क्रेडिट छोड़ दो तो बंद हो गया है, लाइसेंस, कॉपीराइट से इंटेंजिबल ये भी गुड्स में कवर्ड होता है। पर्सन, तो पर्सन इनकम टैक्स में डेफिनेशन में था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी यानी एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट यानी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट यानी एलआईसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब पर्सन से। अब टैक्सेबल पर्सन क्या है? इट मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो वो टैक्सेबल पर्सन। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ सप्लाई, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? गुड्स जहाँ सप्लाई करते हो वहाँ पर नहीं, जहाँ से सप्लाई करते हो वहाँ। गुजरात से आप गुड्स सप्लाई करते हो महाराष्ट्र में, तो आपको रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में करना है। उसमें टर्नओवर लिमिट वो 20 लाख 50 लाख की भी हो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, और कई जगह पर 40 लाख की लिमिट है बराबर। तो ये सब पॉइंट आ गया किसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ये भी पॉइंट आ गया कि भाई नॉन टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट पर्सन, इंटरेस्ट रेट सप्लाई करता हो, रिसिपेंट ऑफ द सप्लायर यानी रिवर्स चार्ज मॉर्गेज हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो बराबर, एजेंट थ्रू, ई कॉमर्स थ्रू, ये सब आ गया था इसमें आगे। टैक्सेबल सप्लाई यानी जिस गुड्स पर आप, जो सप्लाई पर आप टैक्स पे करते हो, जो सप्लाई पर टैक्स पे करना है वो टैक्सेबल सप्लाई। इट मीन सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज लेविएबल टू टैक्स फॉर द ट्रांजेक्शन टू क्वालिफाइड एज ए टैक्सेबल सप्लाई द ट्रांजेक्शन मस्ट इन्वॉल्व। कब टैक्सेबल हो गया? तो पहले तो गुड्स और सर्विस सप्लाई होनी चाहिए। गुड्स और सर्विसेज शुड नॉट बी स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 3 में
ऐसा था, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर नॉर सर्विसेज। तो ये लिस्ट में नहीं होना चाहिए, शेड्यूल 3 में नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन शुड फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन में आना चाहिए ये ट्रांजेक्शन, और जीएसटी उस पर लिएबल है। टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया का जो एरिया है, बराबर, वाटर टेरिटरी, एयर टेरिटरी, तो वो एरिया में अगर गुड्स सप्लाई करते हो ये सब एरिया टैक्सेबल है। अब जम्मू कश्मीर में भी कवर हो गया है, याद रखना। मैन्युफैक्चर, सिंपल है, मैन्युफैक्चर यानी जो गुड्स आप प्रोड्यूस रॉ मटेरियल में से आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस करते हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल की आइडेंटिटी और फिनिश गुड्स की आइडेंटिटी दोनों चेंज होनी चाहिए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग है। बस, बाकी कुछ है नहीं। सप्लायर, ये भी पता है, सप्लायर, रिसीवर यानी कस्टमर, नॉर्मल है, कुछ है नहीं अभी। सर्विसेज यानी ये डेफिनेशन है, इट मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, बराबर, कन्वर्जन बाय कैश फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस इतना ही। मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज अदर मूवेबल प्रॉपर्टी कम्स इन स्कोप ऑफ सर्विस। बस हो गया। बस, तो ये डेफिनेशन है, हो गया कंप्लीट पार्ट 1। और जो नहीं चला है इसमें, वो सिलेबस में नहीं है, आपको मैं ग्रुप में वो PDF भी डाल देता हूँ। जीएसटी खत्म, ITR भी खत्म, बराबर। कॉर्पोरेट में सिर्फ 1-2 लेक्चर का काम है, वो कॉर्पोरेट में वो आज ही वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा वो, लेकिन आपका कल का पेपर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब मैं लखाओ आपको एग्जाम में हेल्प करूँ या ना करूँ, बराबर, वो जरूर नहीं है, आप रेडी रहो, आप कंप्लीट हो जाएगा आपका।